हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम जगत मोनेरा में हमने पढ़ लिया जीवाणु के लक्षण, जीवाणुओं के पूरे जगत को कितने समूह में बांटा गया है, जिसमें अपन ने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को अपन ने पूरा पढ़ लिया, उसके लक्षण पढ़ लिए और कौन कौन से प्रकार के आर्की बैक्टीरिया वो पढ़ लिया अपन ने। और अब हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया। एक्चुअली जो यू बैक्टीरिया हैं उन्हें ही सत्य बैक्टीरिया कहा जाता है। इनके लक्षण भी हम पढ़ चुके हैं, इनके आकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनके प्रचलन अंगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनके आकार के बारे में कि जीवाणु वास्तव में होता कैसा है, उसकी पूरी आंतरिक संरचना। चलिए देखते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है जीवाणु में, जो उसका सबसे पहला भाग है वो है सबसे बाहरी परत, जिसे हम कहते हैं अपंक परत। जिसे हम कहते हैं अपंक परत। ये परत लचीली होती है, बहुत ज़्यादा लचीली होती है और ये यदि केवल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है तो इसे कहा जाता है स्लिम या स्लाइम लेयर। हिंदी में इसे कहते हैं अपंक परत। जब इसकी बनी होती है केवल पॉलीसेकेराइड की, और यदि इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ साथ यदि इसमें पॉलीसेकेराइड के साथ साथ में प्रोटीन भी जुड़ा हो प्लस प्रोटीन, तब इस परत को स्लाइम लेयर नहीं कहा जाता, तब इस परत को कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहा जाता है इसको? कैप्सूल। हिंदी में इसे कहते हैं संपुटिका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जीवाणु का। इससे एक्चुअली पता चलता है कि जीवाणु कैप्सुलेटेड है और नॉन कैप्सुलेटेड है। जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो किसी भी जीवाणु को जीवाणु हानिकारक है या नहीं है, इसको देख कैसे पता चलेगा? उसकी जो सबसे बाहरी बनती है, यदि उसमें केवल पॉलीसेकेराइड है तो उसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, ये या हिंदी में कहेंगे इसे अपंक परत, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है। और यदि उसकी सबसे बाहरी परत में पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन है, तब हम उसे कहते हैं कैप्सूल या संपुटिका। ये हानिकारक बैक्टीरिया होती है। ठीक, इसके बाद इसकी जो अगली परत है, ये अगली परत होती है कोशिका भित्ति। ये कौन सी परत होती है? अगली परत कोशिका भित्ति। अगली परत कौन सी है? कोशिका भित्ति, या इसे हम कह सकते हैं सेल वॉल। ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति भी बनी होती है, किसकी बनी होती है? ये कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। क्या? कोशिका भित्ति। ये म्यूकोपेप्टाइड को पेप्टाइडो ग्लाइकॉन भी कहा जाता है। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन भी कहा जाता है। ये एक पदार्थ नहीं है, ये कुछ पदार्थों का मिश्रण है। तो कौन कौन से पदार्थ इसमें है? पहला पदार्थ है NaG, और दूसरा पदार्थ है NaM, और तीसरा पदार्थ है अमीनो अम्ल। 3 पदार्थ हैं, NaG, NaM और अमीनो। अब NaG क्या है? ये NaG मतलब N एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, N एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, और
एसिटिल, न्यूमेरिक एसिड। ये इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं कि जो इसकी कोशिका वृत्ति है किसकी बनी होती है, मेगोपेप्टाइड की, इसको पेप्टाइडोग्लाइकॉन भी कहा जाता है। NAG और NAM अमीनो अम्ल, तीन पदार्थों से मिलकर इसकी कोशिका वृत्ति बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड के मतलब अंदर क्या क्या होता है, NAG, NAM और अमीनो अम्ल। 6 प्रकार के अमीनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। NAG मतलब एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, और NAM मतलब एन एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, एंड थर्ड अमीनो अम्ल। 6 प्रकार के अमीनो अम्ल इसमें पाए जाते हैं। तो ये होती है इसकी कोशिका वृत्ति। ये कोशिका वृत्ति इसके अंदर के अणुओं की रक्षा करती है। और ये कोशिका वृत्ति इसमें और अंदर एक और परत होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये बहुत ही पतली परत होती है। ये अंदर कोशिका द्रव्य को ढांका रखती है, और ये कहीं कहीं पर अंदर की ओर उभरी हुई रहती है, कहीं कहीं पर अंदर की ओर उभरी हुई रहती है। मैं बताऊंगी क्यों उभरी रहती है। इसमें अंदर की ओर कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, इसमें अंदर की ओर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम श्वसन में सहायता करती है। ये एंजाइम इसकी श्वसन में सहायता करती है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, श्वसन कोशिका में नहीं होता। तो ये कोशिका झिल्ली में जो पाया जाता है, कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसकी, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति अलग अलग की बनी होती है, कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर कहीं कहीं पर उंगलियों के आकार में उभरी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं मीजोजोम्स, जिन्हें हम कहते हैं मीजोजोम्स। इंग्लिश और हिंदी में सेम शब्द है इसके लिए, मीजोजोम्स। ये इस जीवाणु के श्वसन कोशिकांग का कार्य करता है, क्योंकि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो ये श्वसन एंजाइमों की सहायता से, ये आपको जो दिख रहे हैं ये है इसके श्वसन एंजाइम, श्वसन एंजाइम। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो रेस्पिरेशन में, श्वसन में इसको सहायता करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न है कि जीवाणुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है, मीजोजोम्स के द्वारा। मीजोजोम्स क्या है, कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य की ओर उनके आकारों की रचना में उभरी हुई रहती है, जिसे हम कहते हैं मीजोजोम्स। श्वसन एंजाइम की सहायता से ये उसमें श्वसन का कार्य करती है। जो कोशिका झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है, मीजोजोम्स कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन एंजाइम में भी रेस्पिरेटरी एंजाइम है। अब इसके बाद इसके अंदर वाले जो भाग है वो मीजोजोम्स, और इसके बाद में है अब 3 परतें हो गई। कौन कौन सी, अपंग परत या संपुटिका, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये 3 परत है। मतलब नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, और नंबर 3 पर ये 3 परतों से ये घिरा हुआ होता है। इसके अंदर में भरा हुआ होता है जो चौथा पार्ट है इसका। अगला है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर पूरे में भरा हुआ होता है। और इस साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य तो है,
है, किंतु इसमें कोशिकांग नहीं होते। अब इसमें कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और पानी, इनका जटिल और निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। जटिल व निश्चित अनुपात का मिश्रण होता है। निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है क्या? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होता है? इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे बड़ी रचना जो है वो इसका आनुवंशिक गुण है, उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें इसके अलावा बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं। 70S मैंने बताया था, राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो इसमें 70S के पाए जाते हैं। और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, यानी जब भी कोशिका को प्रोटीन निर्माण की आवश्यकता होगी तो कौन बनाएगा? राइबोसोम। 70S टाइप के होते हैं। ये पूरी कोशिका में यहाँ वहाँ बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिका में और क्या क्या होता है? कोशिकांग तो है नहीं, कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ भी इसमें नहीं है। इसके अलावा कहीं कहीं पर संचित भोजन, इकट्ठा हुआ भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं पर इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, वसा कण इसमें पाए जाते हैं। वसा कण इसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर जो पाई जाने वाली सबसे बड़ी रचना है वो रचना है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ। अब केंद्रकाभ क्या है? तो केंद्रकाभ जो है वो केंद्रक जैसी अब केंद्रकाभ को दो भागों में बांटेंगे अपन यदि, तो उसे हम कह सकते हैं क्या? केंद्रक आभ, यानी केंद्रक जैसा। केंद्रक क्या करता है? केंद्रक पूरे आनुवंशिक गुणों को धारण करता है और कोशिका को नियंत्रित करता है। तो केंद्रक जैसी रचना इसमें क्या होती है? केंद्रकाभ में केवल DNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है? DNA। और ये DNA बहुत अधिक कुंडलित होता है, बहुत अधिक कुंडलित और घना डेंस होता है। इस तरह से लंबाई में भी यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से घनी हुई रचना को कहा जाता है केंद्रकाभ, या इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये DNA पूरा एक DNA है जो बहुत ही कुंडलित रूप में है। ये आनुवंशिक गुणों को धारण करता है। ये ही इसे कहा जाता है केंद्रकाभ। क्योंकि वैसे सामान्य केंद्रक में भी क्या पाया जाता है? DNA, RNA, केंद्रकाभ और बहुत सारी चीजें पाई जाती है। लेकिन चूंकि इसमें केंद्रक का अभाव है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अतः केंद्रक ना होकर केवल DNA है जिसके चारों ओर कोई भी झिल्ली नहीं है। और इसके अलावा ये जो DNA है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भी पाया जाता है और ये गोलाकार रचनाओं के रूप में भी पाया जाता है। जो गोलाकार रचनाओं के रूप में पाया जाता है, इन गोलाकार रचनाओं को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इनको? हम प्लाज्मिड कहते हैं। इनको इंग्लिश में भी प्लाज्मिड बोलते हैं और हिंदी में भी इनको प्लाज्मिड ही कहा जाता है। क्या कार्य करते हैं ये अपन देखेंगे। इसको प्लाज्मिड पाए जाते हैं और बहुत टुकड़ों के रूप में भी DNA पाया जाता है, जैसे हम अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी कह सकते हैं। इसको प्लाज्मिड को केंद्र में DNA कुंडलित रूप में है। और जो प्लाज्मिड है ये क्या है? जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड है
डीएनए के गोलाकार टुकड़े। इन्हें अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब ये निर्माण हो रहा होता है तो ये जुड़कर नए डीएनए के निर्माण करने में भी सहायता करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एफ कारक। एफ कारक प्लाज्मिड। ये एफ कारक प्लाज्मिड जो है ये लिंग डीएनए का कार्य करता है या लिंग निर्धारण का कार्य करता है। और ये लिंग निर्धारण करते समय ये जब सामान्यतः वैसे अपन ने पढ़ा कि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ में किसी परिस्थितियों में होता है, तब उस समय जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके आदान प्रदान में ये कार्य करता है, इसलिए इस लिंग निर्धारण में कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है एफ कारक। फिर दूसरा होता है आर कारक। आर कारक प्लाज्मिड। आर में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका मीनिंग है प्रतिरोध। यानी जीवाणु को जब प्रतिरोध क्षमता विकसित करनी होगी तो उसको सहायता कौन करेगा? आर कारक प्लाज्मिड। इसमें जो पाया जाता है आर कारक प्लाज्मिड प्रतिरोध क्षमता, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। फिर एक होता है अगला कोल कारक। कोल कारक प्लाज्मिड। ये जो कोल कारक प्लाज्मिड है ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल कोलिडोमाइसिन बनाने के काम में आता है। ये अमीनो अम्ल बनाने के काम में आता है। तो 3 प्रकार के इसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्लाज्मिड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके सिरे आपस में जुड़े होते हैं और ये अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एफ कारक, आर कारक और कोल कारक। जो कोल कारक है ये कोल कारक कोलिसिनोजिन बनाने के काम में आता है और इसीलिए इसे कोलिसिनोजिन बनाने के काम में आता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कोल कारक। एफ कारक लिंग निर्धारण में काम आता है और जो आर कारक है रेजिस्टेंस पावर को मेंटेन करने के काम में आता है। कोल कारक अमीनो कारक कोलिसिनोजिक अमीनो अम्ल बनाने के काम में आता है, इसलिए इसे कोल कारक कहते हैं। इतना समझ गया? चलिए अब अपन आगे देखते हैं। इसमें कोशिका ये पूरी हो गई हमारे जीवाणु की रचना, लेकिन हमने पढ़ा था कुछ जीवाणु चल होते हैं, कुछ जीवाणु अचल होते हैं। तो जो अचल होते हैं उनमें तो फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन जिनमें चल होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है। तो वो कैसा होता है देखिए, अपन इस पूरी रचना में वो हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो देखिए इनमें जहां जिस भी जीवाणु में फ्लैजिला पाया जाएगा उसमें नीचे एक बेस होगा और उस बेस से निकलकर ये फ्लैजिला बाहर की ओर निकलेगा। इसमें आप देखिए ये तीनों कवर को के अंदर में है, तीनों कवर के अंदर में फ्लैजिला है, यानी ऊपर ये चिपका हुआ नहीं है। ऐसे यदि एक फ्लैजिला है तो एक होगा, यदि उसमें बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो इस तरह के फ्लैजिला भी पाए जाएंगे। इस तरह के फ्लैजिला भी इसमें पाए जाएंगे ये, और ये फ्लैजिला उसको प्रचलन में सहायता करते हैं। ये इसका आधार कहलाता है, ये बाहरी भाग कहलाता है। इसके अलावा जीवाणु में एक और रचनाएं होती हैं जो बहुत इसकी भित्ति से निकलकर बाहर की ओर निकली होती हैं। ये बाहर इस तरह से निकली होती हैं, बहुत ही छोटी रचनाएं होती हैं और ये छोटी रचनाएं क्या कार्य करती हैं? किसी भी सतह से चिपकने का कार्य करती हैं। किसी भी सतह पर जब चिपकना है तो ये कार्य करती है, इन्हें कहा जाता है पिलाइट। इन्हें कहा जाता है पिलाइट। ये पिलाई जीवाणु को किसी भी अन्य रचना से चिपकने में सहायता करती है। समझ में आ गया आपको? बाहर 3 भित्ति, अंदर कोशिकाद्रव, कोशिकाद्रव में कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी, इन सब का एक जटिल मिश्रण निश्चित अनुपात में। जीव द्रव्य के अंदर राइबोसोम्स, प्लाज्मिड, केंद्रकाम, ग्लाइकोजन, वसीकट, ये सब इसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। जो ग्लाइकोजन है ये संचित भोजन है, वसा संचित भोजन है। इसके अलावा छोटे छोटे प्लाज्मिड हैं, डीएनए के टुकड़े हैं और ये कई कार्यों को संपन्न कराते हैं। फिर इसमें फ्लैजिला भी पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला हिंदी में इन्हें कहा जाता है कशाभिका। फ्लैजिला और हिंदी में इसे कहा जाता है कशाभिका, जो कि प्रजनन अंग है। ये सभी में नहीं पाया जाता, जो जीवाणु प्रजनन करते हैं उनमें पाया जाता है, जो जीवाणु प्रजनन नहीं करते उनमें नहीं पाया जाता। ये आधार, इसमें आधार रचना होती है और बाकी रोम युक्त रचना होती है। आधार पूरी तीनों भित्तियों के अंदर तक बसा होता है। इसके अलावा इसमें बहुत छोटी छोटी रचनाएं कोशिका भित्ति से निकलकर बाहर की ओर निकली होती है, जिन्हें हम कहते हैं पिलाई। और ये पिलाई किसी भी सतह से चिपकने का कार्य करती है, जीवाणु की सहायता करती है। तो ये अभी हमने पढ़ ली क्या, पूरी की पूरी जीवाणु की संरचना। अब इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने जीवाणु के बारे में कुछ प्रयोग किए और प्रयोग करने पर देखा कि यदि किसी सतह पर जीवाणुओं को रख दिया जाए और उनको फिर क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से कलर किया जाए, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से कलर किया जाए, उसके बाद उसको एथिल अल्कोहल से धो दिया जाए, तो उन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु कलर्ड हो जाते थे और कुछ जीवाणु कलर्ड नहीं होते थे। तो जो जीवाणु कलर्ड हो जाते थे, यानी जो रंगीन हो गए, कलर्ड हो गए, उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव। उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव। और ऐसे जीवाणु जो अल्कोहल से धोने के बाद कलर्ड नहीं रहे, यानी रंगहीन रहे, उन्हें कहा गया ग्राम नेगेटिव। दो प्रकार के क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु के बारे में कई प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग करते करते उन्होंने देखा कि यदि जीवाणु को कलर किया जाए क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से और उसके बाद में उसमें डाला जाए एथिल अल्कोहल से धो दिया जाए, तो उसमें हमको जीवाणु के दो प्रकार मिलते हैं। एक तो है ग्राम जो कलर्ड रहा, एथिल अल्कोहल से धोने के बाद भी कलर नहीं गया, उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो रंगहीन रहा उसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव। इस ग्राम का संबंध किसी भी तरह उसके भार या मात्रा से नहीं है। ये जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उस ग्राम शब्द से ये संबंधित है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यानी ग्राम का जो प्रयोग था, यदि वो पॉजिटिव आता है तो ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो ग्राम नेगेटिव। आगे चलकर उन्होंने इस पर और प्रयोग किए और पता लगाया कि ऐसे जीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव हैं, इनकी कोशिका भित्ति की बनावट में, इनकी कोशिका भित्ति की रचना में और इनके कार्य में कई प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा कि जो इसकी कोशिका भित्ति है सन्मांग दिखती है। सन्मांग दिखती है, यानी ये तीन परतें जो है इसमें दिखाई नहीं देती, एक समान दिखाई देती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था उसकी परत तीन परतों की दिखाई दे रही थी। तो कोशिका भित्ति में अंतर है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो कोशिका भित्ति है ग्राम पॉजिटिव की वो ज्यादा मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की पतली होती है। और उन्होंने देखा लिपिड की मात्रा बहुत ही कम होती है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में लिपिड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने देखा कि यदि पेप्टाइडोग्लाइकोडन की मात्रा का यदि उसमें अध्ययन किया जाए तो इसमें जो ग्राम पॉजिटिव है उनकी में पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा अधिक होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पाया जाता है? उसकी कोशिका भित्ति में।
तो ग्राम पॉजिटिव में इसकी मात्रा अधिक होती है, ग्राम नेगेटिव में कम होती है। म्यूकोपेप्टाइड पॉजिटिव में 80% होते हैं और उसमें लगभग 12% ही होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव हैं ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, यानी ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, जबकि ग्राम नेगेटिव प्रतिजैविकों के प्रति ज्यादा प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करते हैं। प्रतिजैविक क्या होते हैं आप समझते हैं? प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ हैं जो बैक्टीरिया के विरोध में कार्य करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिजैविक। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक। और जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी कोशिकाभित्ति बहुत दृढ़ होती है, ग्राम नेगेटिव की कोशिकाभित्ति बहुत ही लचीली होती है और पतली होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने आज पढ़ा है जीवाणु की रचना, बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर। उसमें हमने पढ़ा ये बैक्टीरिया की पूरी संरचना बनी हुई है। एक्चुअली बैक्टीरिया छड़ आकार का है, तो इस तरह का होगा, ये पूरा इस तरह के आकार का होगा। और इसको हम जब अंदर के पदार्थ देखने हैं तो हमको इसको काटना पड़ेगा, कैप्सूल है पूरा ये, तो इसको अंदर जब हाफ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे तो उस समय हमको उसमें क्या क्या दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई दे रहा है? जो सबसे बाहर की परत है इसे अवपंक परत कहा जाता है। यदि उसमें केवल पॉलीसेक्राइड है तो स्लिम लेयर या अवपंक परत। यदि पॉलीसेक्राइड के साथ प्रोटीन भी है तो उसे कहा जाता है संपुटिका या फिर कैप्सूल। इन दोनों के आधार पर ही जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। जो कैप्सुलेटेड है वो हानिकारक होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड हानिकारक नहीं होते। अब इसके बाद और अंदर चलते हैं अपन, तो इसमें पाई जाती है सेल वॉल। ये सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जैसे जिसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकोडोन भी कहा जाता है इसे, NAM, NAG और अमीनो। ये याद रखिए, म्यूकोपेप्टाइड के अंदर जो पदार्थ होते हैं NAM, NAG एंड अमीनो। NAM मीन्स N-एसिटिल न्यूमेरिक एसिड, NAG मतलब N-एसिटिल ग्लूकोसिमिक एसिड और अमीनो 6 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनी हुई इसकी कोशिकाभित्ति होती है, दृढ़ कोशिकाभित्ति होती है। और इसके अंदर फिर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये पतली परत अपन को दिख रही है, और ये पतली जो परत है ये ये फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। जैसे सभी जीवों में जो सेल मेम्ब्रेन है इसी पदार्थ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड या प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 3 परतें हो गई। अब अंदर की ओर अपन आते हैं तो इसमें भरा होता है कोशिका द्रव्य। अब जो अंदर वाली जो सबसे परत है, कौन सी परत है? सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर की ओर अंतर्वलित होती है। जो अंतर्वलन है उस अंतर्वलन को हम कहते हैं मेसोसोम्स। ये मेसोसोम्स जीवाणु के श्वसन अंग है जो इन श्वसन एंजाइमों की सहायता से श्वसन का कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब इसके अंदर कोशिका द्रव्य है जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन, मिनरल्स, जल इनका एक जटिल अनुपात होता है। पूरे इसमें कैप्सूल रूप की रचना में ये भरा होता है। इसमें ग्लाइकोजन के अणु संचित भोजन के रूप में, वसा के अणु संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं। कोशिका अंग इसमें होते ही नहीं है। अंदर एक डेंस घनी रचना केंद्रगार में पाई जाती है जिसमें DNA अति कुंडलित रूप में पाया जाता है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 70S टाइप के होते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं और आपस में जुड़कर ये पॉलीराइबोसोम्स भी बनाते हैं, चेन बनाते हैं, जिससे आगे चलकर वो DNA का निर्माण करते हैं। इसमें जो इसका अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ है गोलाकार रचनाओं के रूप में दोनों सिरे जुड़े हुए प्लाज्मिड के रूप में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं, F कारक लिंग निर्धारण के लिए, फिर R कारक रेजिस्टेंस पावर के लिए और कोल कारक कोलिसाइटोसिन अमीनो अम्ल बनाने के काम में आता है। इसमें जो जीवाणु प्रजनन करते हैं उन जीवाणुओं में फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला तीनों भित्तियों के अंदर तक धंसा होता है, जिसमें अंदर की ओर फ्लैजिला का बेस होता है और बाहर धागे की समान रचना पाई जाती है। ये कुछ जीवाणुओं में एक फ्लैजिला होता है, किसी में
दोनों तरफ होते हैं, किसी में पूरी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, उस आधार पर इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। आप इसके अलावा इसकी कोशिका झिल्ली से निकली हुई और भी रचनाएं छोटी छोटी होती है, जिन्हें कहा जाता है पेलाई। ये पेलाई जीवाणु को किसी भी सतह पर चिपकने में सहायता करती है। ये थी हमारी जीवाणु की रचना। अब एक वैज्ञानिक थे, आगे चलकर और प्रयोग होते रहे जीवाणुओं पर, तो उन्होंने देखा, वैज्ञानिक का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन नामक पदार्थ डाला जाए किसी सतह पर रखकर, और उसके बाद एथिल अल्कोहल से धो दिया जाए जीवाणु को, तो कुछ कलर्ड हो जाते थे, रंगीन, उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और कुछ को क्या कहा गया, ग्राम नेगेटिव। तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस, इनकी कोशिका भित्ति में, इनके म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा में, पेप्टाइडोग्लाइकोडन की मात्रा में, और इनकी विभिन्न जो पदार्थ हैं उनमें बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता में अंतर पाया जाता है। आज का हमारा ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। अब मैंने क्वेश्चंस जो आप मेरे YouTube चैनल पर देखेंगे, उसके बाद मुझे कमेंट करके उसके आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन, यदि जीवाणु कैप्सुलेटेड है, इसका मतलब उसकी सबसे बाहरी पदार्थ किन पदार्थों की बनी है। कैप्सुलेटेड जीवाणु की बाहरी परत किन पदार्थों की बनी होती है। जीवाणु में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है। जीवाणु में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, पेलाई किस काम आते हैं। पेलाई किस काम आते हैं। आप इसके आंसर जरूर ही कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं देखूंगी। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो मैं केवल उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं। मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इन वीडियो का लाभ उठाकर और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू। मेसोजोम्स, और इसके बाद में जो है अब 3 परतें हो गई। कौन कौन सी, अपंग परत या संपुटिका, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये 3 परत है। मतलब नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है और नंबर 3 पर ये 3 परतों से ये घिरा हुआ होता है। इसके अंदर में भरा हुआ होता है जो चौथा पार्ट है इसका। अगला है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर पूरे में भरा हुआ होता है। और इस साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य तो है, किंतु इसमें कोशिकांग नहीं होते। अब इसमें कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और पानी, इनका जटिल और निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है। जटिल व निश्चित अनुपात का मिश्रण होता है। निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है क्या, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे बड़ी रचना जो है वो इसके अनुवांशिक गुण है, उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स 70S टाइप के
80S, तो इसमें 70S के पाए जाते हैं। और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, यानी जब भी कोशिका को प्रोटीन निर्माण की आवश्यकता होगी तो कौन बनाएगा? राइबोसोम। 70S टाइप के होते हैं, ये पूरी कोशिका में यहाँ वहाँ बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिका में और क्या क्या होता है? कोशिका में तो है नहीं कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ भी इसमें नहीं है। इसके अलावा कहीं कहीं पर संचित भोजन, इकट्ठा हुआ भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं पर इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, वसा कण इसमें पाए जाते हैं, वसा कण इसमें पाए जाते हैं। इसके अंदर जो पाई जाने वाली सबसे बड़ी रचना है वो रचना है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ, अब केंद्रकाभ क्या है? तो केंद्रकाभ जो है वो केंद्रकाभ, केंद्रक जैसी अब केंद्रकाभ को दो भागों में बांटेंगे अपन यदि, तो उसे हम कह सकते हैं क्या? केंद्रक आभ, यानी केंद्रक जैसा। केंद्रक जैसा, केंद्रक क्या करता है? केंद्रक पूरे अनुवांशिक गुणों को धारण करता है और कोशिका को नियंत्रित करता है। तो केंद्रक जैसी रचना इसमें क्या होती है? केंद्रकाभ में केवल डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और ये डीएनए बहुत अधिक कुंडलित होता है, बहुत अधिक कुंडलित और घना डेंस होता है। इस तरह से लंबाई में ही यहाँ पर पाया जाता है। इस तरह से घनी हुई रचना को कहा जाता है केंद्रकाभ, या इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये डीएनए पूरा एक डीएनए है जो बहुत ही कुंडलित रूप में है। ये अनुवांशिक गुणों को धारण करता है। ये ही इसे कहा जाता है केंद्रकाभ। क्योंकि वैसे सामान्य केंद्रक में भी क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, केंद्रकाभ और बहुत सारी चीजें पाई जाती है। लेकिन चूंकि इसमें केंद्रक का अभाव है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अतः केंद्रक ना होकर केवल डीएनए है जिसके चारों ओर कोई भी झिल्ली नहीं है। और इसके अलावा ये जो डीएनए है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में भी पाया जाता है और ये गोलाकार रचनाओं के रूप में भी पाया जाता है। जो गोलाकार रचनाओं के रूप में पाया जाता है, इन गोलाकार रचनाओं को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इनको? हम प्लाज्मिड कहते हैं। इनको इंग्लिश में भी प्लाज्मिड बोलते हैं और हिंदी में भी इनको प्लाज्मिड भी कहा जाता है। क्या कार्य करते हैं ये अपन देखेंगे। इसको प्लाज्मिड पाए जाते हैं और बहुत टुकड़ों के रूप में भी डीएनए पाया जाता है, जैसे हम अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी कह सकते हैं। किसको? प्लाज्मिड को। केंद्र में डीएनए कुंडलित रूप में है और जो प्लाज्मिड है ये क्या है? जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड है डीएनए के गोलाकार टुकड़े। इन्हें अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जब ये निर्माण होना होता है तो ये जुड़कर नए डीएनए के निर्माण करने में भी सहायता करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। ये प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एफ कारक प्लाज्मिड। ये एफ कारक प्लाज्मिड जो है ये लिंग डीएनए का कार्य करता है या लिंग निर्धारण का कार्य करता है। और ये लिंग निर्धारण करते समय ये जब सामान्यतः वैसे अपन ने पढ़ा कि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ में किसी परिस्थितियों में होता है, तब उस समय जो अनुवांशिक पदार्थ है उसके आदान प्रदान में ये कार्य करता है। इसलिए इस लिंग निर्धारण में कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है एफ कारक। फिर दूसरा होता है आर कारक प्लाज्मिड।
आर मीन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसका मीनिंग है प्रतिरोध, यानी जीवाणु को जब प्रतिरोध क्षमता विकसित करनी होगी तो उसको सहायता कौन करेगा? आर कारक प्लाज्मिड। इसमें जो पाया जाता है आर कारक प्लाज्मिड प्रतिरोध क्षमता, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। फिर एक होता है अगला कोल कारक, कोल कारक प्लाज्मिड। ये जो कोल कारक प्लाज्मिड है ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल कोलिडोमाइसिन बनाने के काम में आता है, ये अमीनो अम्ल बनाने के काम में आता है। तो 3 प्रकार के इसमें प्लाज्मिड पाए जाते हैं। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्लाज्मिड क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके सिरे आपस में जुड़े होते हैं और ये अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एफ कारक, आर कारक और कोल कारक। जो कोल कारक है ये कोल कारक कोलिसिनोजिन बनाने के काम में आता है और इसीलिए से कोलिसिनोजिन बनाने के काम में आता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कोल कारक। एफ कारक लिंग निर्धारण में काम आता है और जो आर कारक है रेजिस्टेंस पावर को मेंटेन करने के काम में आता है। कोल कारक अमीनो कारक कोलिसिनोजिक अमीनो अम्ल बनाने के काम में आता है, इसलिए इसे कोल कारक कहते हैं। इतना समझ गया? चलिए अब अपन आगे देखते हैं। इसमें कोशिका ये पूरी हो गई हमारे जीवाणु की रचना, लेकिन हमने पढ़ा था कुछ जीवाणु चल होते हैं, कुछ जीवाणु अचल होते हैं। तो जो अचल होते हैं उनमें तो फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन जिनमें चल होते हैं उनमें फ्लैजेला होता है। तो वो कैसा होता है देखिए, अपन इस पूरी रचना में वो हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो देखिए इनमें जहां जिस भी जीवाणु में फ्लैजेला पाया जाएगा उसमें नीचे एक बेस होगा और उस बेस से निकलकर ये फ्लैजेला बाहर की ओर निकलेगा। इसमें आप देखिए ये तीनों कवर को के अंदर में, तीनों कवर के अंदर में फ्लैजेला है, यानी ऊपर ये चिपका हुआ नहीं है। ऐसे यदि एक फ्लैजेला है तो एक होगा, यदि उसमें बहुत सारे फ्लैजेला हैं तो इस तरह के फ्लैजेला भी पाए जाएंगे, इस तरह के फ्लैजेला भी इसमें पाए जाएंगे ये। और ये फ्लैजेला उसको प्रचलन में सहायता करते हैं। ये इसका आधार कहलाता है, ये बाहरी भाग कहलाता है। इसके अलावा जीवाणु में एक और रचनाएं होती हैं जो बहुत इसकी भित्ति से निकलकर बाहर की ओर निकली होती हैं। ये बाहर इस तरह से निकली होती हैं, बहुत ही छोटी रचनाएं होती हैं और ये छोटी रचनाएं क्या कार्य करती हैं? किसी भी सतह से चिपकने का कार्य करती हैं। किसी भी सतह पर जब चिपकना है तो ये कार्य करती है, इन्हें कहा जाता है पिलाइट, इन्हें कहा जाता है पिलाइट। ये पिलाई जीवाणु को किसी भी अन्य रचना से चिपकने में सहायता करती है। समझ में आ गया आपको? बाहर 3 भित्ति, अंदर कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी, इन सब का एक जटिल मिश्रण निश्चित अनुपात में। जीव द्रव्य के अंदर राइबोसोम्स, प्लाज्मिड, केंद्रकाम, ग्लाइकोजन, वसीकरण, ये सब इसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। जो ग्लाइकोजन है ये संचित भोजन है, वसा संचित भोजन है। इसके अलावा छोटे छोटे प्लाज्मिड हैं, डीएनए के टुकड़े हैं और ये कई कार्यों को संपन्न कराते हैं। फिर इसमें फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। ये फ्लैजेला हिंदी में इन्हें कहा जाता है कशाभिका, फ्लैजेला, और हिंदी में इसे कहा जाता है कशाभिका, जो कि प्रजनन अंग है। ये सभी में नहीं पाया जाता, जो जीवाणु प्रजनन करते हैं उनमें पाया जाता है, जो जीवाणु प्रजनन नहीं करते उनमें नहीं पाया जाता। ये आधार, इसमें आधार रचना होती है और बाकी रोम युक्त रचना होती है। आधार पूरी तीनों भित्तियों के अंदर तक बसा होता है। इसके अलावा इसमें बहुत छोटी छोटी रचनाएं कोशिका भित्ति से निकलकर बाहर की ओर निकली होती है, जिन्हें हम कहते हैं पिलाई, और ये पिलाई किसी भी सतह से चिपकने का कार्य करती है, जीवाणु की सहायता करती है।
तो ये अभी हमने पढ़ ली क्या, पूरी की पूरी जीवाणु की संरचना। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने जीवाणु के बारे में कुछ प्रयोग किए और प्रयोग करने पर देखा कि यदि किसी सतह पर जीवाणुओं को रख दिया जाए और उनको फिर क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से कलर किया जाए, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से कलर किया जाए, उसके बाद उसको एथिल अल्कोहल से धो दिया जाए, तो उन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु कलर्ड हो जाते थे और कुछ जीवाणु कलर्ड नहीं होते थे। तो जो जीवाणु कलर्ड हो जाते थे, यानी जो रंगीन हो गए, कलर्ड हो गए, उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव, उन्हें कहा गया ग्राम पॉजिटिव। और ऐसे जीवाणु जो अल्कोहल से धोने के बाद कलर्ड नहीं रहे, यानी रंगहीन रहे, उन्हें कहा गया ग्राम नेगेटिव। दो प्रकार के क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु के बारे में कई प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग करते करते उन्होंने देखा कि यदि जीवाणु को कलर किया जाए क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से और उसके बाद में उसमें डाला जाए एथिल अल्कोहल से धो दिया जाए, तो उसमें हमको जीवाणु के दो प्रकार मिलते हैं। एक तो है ग्राम जो कलर्ड रहा, एथिल अल्कोहल से धोने के बाद भी कलर नहीं गया, उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो रंगहीन रहा उसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव। इस ग्राम का संबंध किसी भी तरह उसके भार या मात्रा से नहीं है। ये जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उस ग्राम शब्द से ये संबंधित है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यानी ग्राम का जो प्रयोग था, यदि वो पॉजिटिव आता है तो ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो ग्राम नेगेटिव। आगे चलकर उन्होंने इस पर और प्रयोग किए और पता लगाया कि ऐसे जीवाणु जो ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव हैं, इनकी कोशिका भित्ति में, इनकी कोशिका भित्ति की बनावट में, इनकी कोशिका भित्ति की रचना में और इनके कार्य में कई प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं। जिसमें उन्होंने बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव में क्या होगा कि जो इसकी कोशिका भित्ति है सन्मांग दिखती है, सन्मांग दिखती है, यानी ये तीन परतें जो है इसमें दिखाई नहीं देती, एक समान दिखाई देती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था उसकी परत तीन परतों की दिखाई दे रही थी, तो कोशिका भित्ति में अंतर है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो कोशिका भित्ति है ग्राम पॉजिटिव की वो ज्यादा मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की पतली होती है। और उन्होंने देखा लिपिड की मात्रा बहुत ही कम होती है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में लिपिड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने देखा कि यदि पेप्टाइडोग्लाइकोडन की मात्रा का यदि उसमें अध्ययन किया जाए तो इसमें जो ग्राम पॉजिटिव है उनकी में पेप्टाइडोग्लाइकन की मात्रा अधिक होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पाया जाता है? उसकी कोशिका भित्ति में। तो ग्राम पॉजिटिव में इसकी मात्रा अधिक होती है, ग्राम नेगेटिव में कम होती है। म्यूकोपेप्टाइड पॉजिटिव में 80% होते हैं और उसमें लगभग 12% ही होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव हैं ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं, यानी ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, जबकि ग्राम नेगेटिव प्रतिजैविकों के प्रति ज्यादा प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करते हैं। प्रतिजैविक क्या होते हैं आप समझते हैं? प्रतिजैविक ऐसे पदार्थ हैं जो बैक्टीरिया के विरोध में कार्य करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिजैविक। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक। और जो ग्राम पॉजिटिव है इनकी कोशिका भित्ति बहुत दृढ़ होती है, ग्राम नेगेटिव की कोशिका भित्ति बहुत ही लचीली होती है और पतली होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने आज पढ़ा है जीवाणु की रचना, बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें हमने पढ़ा ये बैक्टीरिया की पूरी संरचना बनी हुई है। एक्चुअली बैक्टीरिया छड़ आकार का है, तो इस तरह का होगा, ये पूरा इस तरह के आकार का होगा। और इसको हम जब अंदर के पदार्थ देखने हैं तो हमको इसको काटना पड़ेगा, कैप्सूल है पूरा ये, तो इसको अंदर जब हाफ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे
तो उस समय हमको उसमें क्या क्या दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई दे रहा है, जो सबसे बाहर की परत है इसे अवपंक परत कहा जाता है। यदि उसमें केवल पॉलीसेक्राइड है तो स्लिम लेयर या अवपंक परत। यदि पॉलीसेक्राइड के साथ प्रोटीन भी है तो उसे कहा जाता है संपुटिका या फिर कैप्सूल। इन दोनों के आधार पर ही जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। जो कैप्सुलेटेड है वो हानिकारक होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड हानिकारक नहीं होते। अब इसके बाद और अंदर चलते हैं अपन, तो इसमें पाई जाती है सेल वॉल। ये सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जैसे जिसके अंदर कई पदार्थ होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकोडोन भी कहा जाता है इसे, NAM, NAG और अमीनो। ये याद रखिए, म्यूकोपेप्टाइड के अंदर जो पदार्थ होते हैं NAM, NAG एंड अमीनो। NAM मीन्स N-एसिटिल न्यूमेरिक एसिड, NAG मतलब N-एसिटिल ग्लूकोसिमिक एसिड और अमीनो 6 प्रकार के अमीनो अम्ल से बनी हुई इसकी कोशिका भित्ति होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। और इसके अंदर फिर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये पतली परत अपन को दिख रही है, और ये पतली जो परत है ये ये फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। जैसे सभी जीवों में जो सेल मेम्ब्रेन है इसी पदार्थ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड या प्लस प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 3 परतें हो गई। अब अंदर की ओर अपन आते हैं तो इसमें भरा होता है कोशिका द्रव्य। अब जो अंदर वाली जो सबसे परत है, कौन सी परत है, सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर की ओर अंतर्वलित होती है। जो अंतर्वलन है उस अंतर्वलन को हम कहते हैं मेसोसोम्स। ये मेसोसोम्स जीवाणु के श्वसन अंग है, जो इन श्वसन एंजाइमों की सहायता से श्वसन का कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब इसके अंदर कोशिका द्रव्य है, जो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन, मिनरल्स, जल, इनका एक जटिल अनुपात होता है। पूरे इसमें कैप्सूल रूपी रचना में ये भरा होता है। इसमें ग्लाइकोजन के अणु संचित भोजन के रूप में, वसा के अणु संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं। कोशिका अंग इसमें होते ही नहीं है। अंदर एक डेंस घनी रचना केंद्रकाभ पाई जाती है, जिसमें DNA अति कुंडलित रूप में पाया जाता है। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो 70S टाइप के होते हैं, प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं और आपस में जुड़कर ये पॉलीराइबोसोम्स भी बनाते हैं, चेन बनाते हैं, जिससे आगे चलकर वो DNA का निर्माण करते हैं। इसमें जो इसका अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ है, गोलाकार रचनाओं के रूप में दोनों सिरे जुड़े हुए प्लाज्मिड के रूप में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मिड 3 प्रकार के होते हैं, F कारक लिंग निर्धारण के लिए, फिर R कारक रेजिस्टेंस पावर के लिए, और कोल कारक कोलिसाइटोसिन अमीनो अम्ल बनाने के काम में आता है। इसमें जो जीवाणु प्रजनन करते हैं उन जीवाणुओं में फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला तीनों भित्तियों के अंदर तक धंसा होता है, जिसमें अंदर की ओर फ्लैजिला का बेस होता है और बाहर धागे की समान रचना पाई जाती है। ये कुछ जीवाणुओं में एक फ्लैजिला होता है, किसी में दोनों तरफ होते हैं, किसी में पूरी कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। उस आधार पर इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। अब इसके अलावा इसकी कोशिका झिल्ली से निकली हुई और भी रचनाएं छोटी छोटी होती हैं, जिन्हें कहा जाता है पिलाई। ये पिलाई जीवाणु को किसी भी सतह पर चिपकने में सहायता करती है। ये थी हमारी जीवाणु की रचना। अब एक वैज्ञानिक थे, आगे चलकर और प्रयोग होते रहे जीवाणुओं पर, तो उन्होंने देखा, वैज्ञानिक का नाम था क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन नामक पदार्थ डाला जाए किसी सतह पर रखकर, और उसके बाद एथिल अल्कोहल से धो दिया जाए जीवाणु को, तो कुछ कलर्ड हो जाते थे, रंगीन, उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया, और कुछ को क्या कहा गया, ग्राम नेगेटिव। तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस इनकी कोशिका भित्ति में, इनके म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा में, पेप्टाइडोग्लाइकोडोन की मात्रा में, और इनकी विभिन्न जो पदार्थ हैं उनमें बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता में अंतर पाया जाता है। आज का हमारा ये लेसन यहीं पर खत्म होता है। अब मेरे क्वेश्चंस जो आप मेरे
यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, उसके बाद मुझे कमेंट करके उसके आंसर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन, यदि जीवाणु कैप्सुलेटेड है, इसका मतलब उसकी सबसे बाहरी पदार्थ किन पदार्थों की बनी है। कैप्सुलेटेड जीवाणु की बाहरी परत किन पदार्थों की बनी होती है। जीवाणु में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है। जीवाणु में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड क्या है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, पेलाई किस काम आते हैं। पेलाई किस काम आते हैं। आप इसके आंसर जरूर ही कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं देखूंगी। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो मैं केवल उन बच्चों के लिए बना रही हूँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं। मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इन वीडियो का लाभ उठाकर और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक यू।